Morning everyone. We'll start with our today's lecture. लास्ट टाइम हम लोग टाइप्स ऑफ SDLC पढ़ रहे थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट जो पार्ट था दैट इज इटरेटिव वो कंप्लीट किया था. As we discussed in iterative model, that in iterative model we have multiple iterations of waterfall. सो कोई एक प्रोजेक्ट को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और देन वो हर एक पार्ट को बनाने के लिए हम लोग वाटरफॉल अप्रोच जो है वो फॉलो करता है. सो इटरेशन मतलब मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल विल बी यूज्ड हियर. एंड उसके साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था वो ये था कि यहाँ पे कंटिन्यूअस आप जब एक एक पार्ट बनाते जाते हो तो क्लाइंट के साथ में एक फीडबैक लूप चलता है. ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी पार्ट विल send this or will ask clients feedback on the same. So उससे क्या होगा कि क्लाइंट को एग्जैक्टली पता रहेगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. दैट इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद में और एक पॉइंट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट जब कंटिन्यूअसली अगर फीडबैक लूप में रहेगा तो उसका एडवांटेज ये होगा कि एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए हम लोगों को हम लोगों के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज क्लाइंट नोज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डेवलपिंग. और आफ्टर डेवलपिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, when we are on a second part, if suddenly client says कि there are change in the requirements, तो हम लोग जो थर्ड टाइम का जो बिल्ड चालू करेंगे, थर्ड पार्ट जो बनाना चालू करेंगे, वो टाइम पे वो सेम चेंजेस हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इट मीन्स व्हेन चेंजेस आर डायनेमिक, वी डोंट हैव एनी constant source of requirements, or we don't have a confirmation that requirements are going to be same throughout the project life cycle. So at that point of time, this type of SDLC is very much required or necessary. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आप पूरा प्रोजेक्ट के सारे रिक्वायरमेंट्स आपके पास एक साथ नहीं है. आप क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे आप एक साथ पूरा प्रोजेक्ट का क्या बजट होगा, कितना एस्टिमेशन होगा, वो हम लोग नहीं बता सकते. तो हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि अगर हम लोगों के पास सपोज 5 इटरेशंस आर गोइंग ऑन, सो आई विल से कि ओके पर इटरेशन विल चार्ज दिस मच टू यू, एंड बेस्ड ऑन विच जितने इटरेशंस होंगे उतने चार्जेस हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब अगर हम लोग ऐसे कोई अप्रोचेस फॉलो करते हैं तो समटाइम्स योर प्रोजेक्ट माइट बी इन नॉट एंडिंग स्टेट, मतलब एवरी टाइम यू विल फाइंड सम और द अदर रिक्वायरमेंट्स कमिंग इन एंड वी आर कीप ऑन वर्किंग ऑन इट. सो बहुत बार ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चलते रहता है, बहुत टाइम तक. उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव इज रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस. अब देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, और वो डायग्राम के यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं ना, वो हम लोगों को नीचे दिए हुए हैं. दिस आर द पॉइंट्स. एक बार वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं फिर डायग्राम में आते हैं, तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा. सो देखो, सबसे पहले इंसेप्शन बोला है. इंसेप्शन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये दिया आपको इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन. सो इंसेप्शन मीन्स क्या होता है, द गोल ऑफ इंसेप्शन फेज टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस केस फॉर अ सिस्टम एंड आइडेंटिफाई ऑल एक्सटर्नल एंटिटीज. लाइक इंसेप्शन में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से टाइप के लोग रहेंगे एंड जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स. इफ यू रिमेंबर, मैंने एक वर्ड आपको बताया था. एंड उनका सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसा रहेगा ये हम लोग डिफाइन करेंगे, बिकॉज कितने टाइप के यूजर्स आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, जब ये अगर हम लोगों को पता चलेगा, उसी के बेस के ऊपर हम लोग आगे वो जो यूजर्स है उनके साथ में उनके स्पेसिफिक जो फंक्शंस है उनको फुलफिल करने का ट्राई करेंगे इन आवर सिस्टम. ठीक है. सो इंसेप्शन का मतलब यही रहेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद आवर सिस्टम, एंड वो इंटरेक्शन कौन से वे में होगा.
मोबाइल से होगा, कंप्यूटर से ही होगा, वेदर दे विल बी इंटरेक्टिंग जहाँ पे क्लाउड कंसेप्ट पिक्चर में आ रहा है, या फिर दे आर इंटरेक्टिंग जहाँ पे सपोज कोई वेबकैम पिक्चर में आ रहा है, या फिर दे वांट टू इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम जहाँ पे और कोई पैटर्न है. सो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं. देन उसके बाद में एलोब्रेशन में क्या बोला है, जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम डोमेन जो है वो समझने की ट्राई करेंगे कि हम लोग को अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका मेन रीज़न क्या है. Why do we require that software at that specific point of time and for that institution and an organization. So यहाँ पे हम लोगों को exactly पता चलेगा कि okay, the institution and organizations are facing some or the other problems because of lack of technology, या फिर the work is getting delayed, or the employees are overburdened with the work. So when we help them, or when we develop a software for them, so we can make or we can create an ease for their employees जिससे उनका काम quickly हो पाए, और अभी जितना क्लाइंट इंटरेक्शन या कस्टमर हैंडलिंग में उनको तकलीफ आ रहा है उतना ना हो. जैसे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो मैं बोलूँगा कि ओके, विल बी अबाउट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर सम होटल, जहाँ पे अभी तक जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे देर आर सम लूप होल्स या some features were not available on that software, or it was technologically very backward. So we are trying to develop a software which is advanced with respect to current trends and technology, and at same point of time it will also reduce the burden, or it will also make the things quite simple for employees to work on it. सो आपको प्रोजेक्ट रिस्क क्या है ये भी आइडेंटिफाई करना है. मतलब हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपको ये भी देखना है कि कौन से क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है ऑफ दैट प्रोजेक्ट. तो वो अगर सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हुए या फिर वहाँ पे मिस्टेक रहा तो आपका कितना आपका रिस्क वहाँ पे हो सकता है. सपोज यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, बट इफ इंसेप्शन फेज में जो टाइप ऑफ यूजर्स हम लोगों ने समझे थे, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करेगा, दे विल अवॉइड इट. या फिर कोई क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के लिए आप जहाँ पे उसको बना रहे वहाँ पे कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट कम्स कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन फेज इज एसेंशियली कंसर्न विद, सबसे पहले क्या आएगा, सिस्टम डिज़ाइन आएगा. और एज वी नो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, डिज़ाइन, प्रोग्राम एंड टेस्टिंग. डिज़ाइन, कोड एंड टेस्ट, ये तीन चीज़ कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, याद रखो. सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम लोगों के तीन डिज़ाइन रहते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन. एंड प्रोग्रामिंग में आपका कोडिंग ही आएगा. एंड उसके बाद में आएगा टेस्टिंग. देन कम्स ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मतलब टेस्टिंग के बाद फाइनल फेज ऑफ RUP, रैशनल यूनिफाइड. रैशनल है मतलब एज एंड व्हेन प्रोजेक्ट चेंजेस, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो. मूविंग द सिस्टम फ्रॉम डेवलपमेंट कम्युनिटी टू यूजर कम्युनिटी, मतलब टेस्ट होने के बाद में डिप्लॉयमेंट होगा टुवर्ड्स द यूजर साइड, जहाँ पे वो रियल एनवायरनमेंट में काम करेगा. सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन. ठीक है. अब उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखो, ये ऊपर का हम लोगों ने देख लिया, इंसेप्शन कौन से टाइप के यूजर्स काम करेंगे वो देखना है. एलोब्रेशन में आपके प्रोजेक्ट रिस्क क्या रहेंगे, और आपको डेवलप करना है तो प्रॉब्लम डोमेन आइडेंटिफाई करो, वो सब आएगा यहाँ पे. कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डिज़ाइन, देन कोडिंग एंड टेस्टिंग. एक बार टेस्टिंग हो गया तो फिर जब हम लोग क्लाइंट साइड पे उसको डिप्लॉय कर रहे हैं वो किस में आएगा, ट्रांजिशन फेज में आएगा. सो दिस आर द 4 phases ऑफ RUP. अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे सो आपको ये वाले सारे स्टेप्स दिए हुए हैं. सो वो सारे स्टेप्स का मतलब क्या है, बिजनेस मॉडलिंग, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज केस डायग्राम्स बनाएंगे फॉर आर बिजनेस पर्पज. आपने एटलीस्ट एक दो प्रैक्टिकल्स हुए रहेंगे, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट वी मीन बाय और हाउ यूज केस डायग्राम्स लुक लाइक. उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स आएंगे. तो हम लोग के पास एक्टर है हु इंटरैक्ट विद द सिस्टम,
ये हम लोगों ने देखा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए भी हम लोग ऐसे ही, और उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही यूज केस डायग्राम्स हम लोग बनाएंगे। यूज केसेस आर डेवलप्ड टू मॉडल द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है। और रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन आएगा। सो डिजाइन मॉडल इज क्रिएटेड एंड डॉक्यूमेंटेड। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, कौन से डिजाइन आएंगे, आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसके बाद में हाई लेवल डिजाइन जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स या मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिजाइन बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मॉडल्स आएंगे एंड सीक्वेंस मॉडल आएंगे। सो ये सारे टाइप के अलग अलग टाइप के आपके डिजाइन आएंगे। ठीक है। जहाँ पे ओवरऑल डिजाइन रहेगा, देन उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसका डिजाइन रहेगा, देन उसके अंदर वापस जो सब कंपोनेंट्स है ऑब्जेक्ट्स है उसका डिजाइन रहेगा, और उसके बाद में ये सारी चीजें कौन से सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सीक्वेंस मॉडल इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। इम्प्लीमेंटेड का मतलब क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर इनटू सब सिस्टम्स, कोड जनरेशन पार्ट आएगा इम्प्लीमेंटेशन में। देन उसके आगे आएगा टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद में आएगा डिप्लॉयमेंट, उसके बाद में आएगा, अगर डिप्लॉयमेंट के बाद में जब हम लोग मेंटेनेंस पे जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट जो है या सपोर्ट एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे चलेगा। जहाँ पे आपकी सिस्टम में अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो वो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगा, दिस सपोर्ट्स वर्क फ्लो मैनेज विद द सिस्टम डेवलपमेंट, एंड लास्ट में एनवायरनमेंट। तो आपने जो सॉफ्टवेयर टूल्स बनाए हुए हैं वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टीम वो एनवायरनमेंट के हिसाब से मतलब जो क्लाइंट साइड पे जो एनवायरनमेंट है उसको फॉलो करके बनाया क्या, ये पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या दिया है, 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे दिए, लाइक डेवलप सॉफ्टवेयर इन इटरेटिव वे, ऑलरेडी हम लोगों ने समझा है। प्लान इंक्रीमेंट्स, मतलब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ओके हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो 6 पार्ट में 6 इटरेशन में बनाएंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंक्रीमेंट वे में आप सिस्टम को बनाते जाओ। इटरेशन बना इटरेटिव मतलब सॉफ्टवेयर का आपने पार्ट्स बना दिए, सपोज आपने बोल दिया कि ओके 6 पार्ट्स में विल बी डेवलपिंग, और इन 10 पार्ट्स विल बी डेवलपिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि ओके ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, ये प्रॉपर बना, तो उसके बाद उसके ऊपर हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। सो क्या हो गया, आपके प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंट हुआ ना, पहले सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बना था, उसके ऊपर और एक पार्ट लेके आए हम लोग, वो होने के बाद में उसके ऊपर कोई तीसरा पार्ट लेके आएंगे। सो अगेन दैट इज एन इंक्रीमेंट। रिमेंबर, ये वे में आपका इंक्रीमेंट वाला जो पॉइंट है वो काम करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो प्लान इंक्रीमेंट्स मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग कैसे कैसे आगे आगे और न्यू फीचर्स जो है वो ऐड करते जाएंगे, वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही बताया, सबसे पहले तो इटरेटिव वे में सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, और उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करेंगे। मतलब एक बना उसके ऊपर दूसरा लाओ, देन थर्ड पार्ट लेके आओ, देन फोर्थ इटरेशन लाओ, फिफ्थ लाओ, इट गोज लाइक दैट। एंड उसके आगे क्या बोला, सिस्टम अब ये प्लान इंक्रीमेंट होगा बेस्ड ऑन कस्टमर्स प्रायोरिटी, मतलब कस्टमर को कौन से फंक्शंस या कौन सा पार्ट सबसे पहले रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपने जो मल्टीपल इटरेशंस में डिवाइड किया है सॉफ्टवेयर को, उसमें से कौन सा पार्ट या कौन सा इटरेशन के जो फंक्शंस है वो क्लाइंट को या कस्टमर को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड या नेसेसरी है, और उसको सबसे पहले हम लोग डिलीवर करेंगे। बराबर है, डेवलप एंड डिलीवर करेंगे, क्योंकि उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगा। देन मैनेज रिक्वायरमेंट, एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंट्स होंगे, कस्टमर के साइड से जो रिक्वायरमेंट आएंगे उसका हम लोग पूरा ट्रैक रखेंगे। अगर कस्टमर को चेंज बोल रहे हैं तो उसका भी हम लोग ट्रैक रखेंगे। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम विल बी ऑल्सो एनालाइजिंग दोज रिक्वायरमेंट, और अगर कोई रिक्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस होते हैं तो आपके सिस्टम के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहले जो हम लोगों ने अज्यूम किया था वैसा ही आपका इतना सिंपल सिस्टम बनेगा, या फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। बराबर है। सो बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो आपका सॉफ्टवेयर का जो मेन थंब रूल है या मेन कंसेप्ट है वो चेंज होने के भी चांसेस है वहाँ पे। तो वो टाइम पे अगेन हम लोगों को फोकस करना है कि चेंजेस जो है वो एक लिमिट तक रहे।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम लोगों ने बोला था कि डेटाबेस जो है वो हम लोग डेटाबेस सर्वर पे रखेंगे, सडनली हम लोगों ने डेटाबेस को क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया। सो इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा, जहाँ पे आप डेटाबेस डिज़ाइन बना रहे थे उसके जगह पे, और आप सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए जो डेटाबेस डिज़ाइन बना रहे थे उसके जगह पे अभी क्लाउड के साथ कैसे वर्कआउट करेगा। और क्लाउड का आपको अलग से एक सपोर्टेबल ऐप बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं विंडोज़ पे हूँ तो विंडोज़ के अपने क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के अलग अलग वेज अवेलेबल है। गूगल आपको प्रोवाइड करता है सेम वे, तो वो अलग से एक क्लाउड बेस्ड आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो आपके फर्स्ट डिफाइंड रिक्वायरमेंट में था ही नहीं। देन उसके आगे आप देखो कि नेक्स्ट सपोज अगर क्लाइंट बोल रहा है कि अभी उनको सेम चीज़ें जो है वो मोबाइल पे भी एक्सेसिबल चाहिए, तो अब यहाँ पे दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्योंकि आप देखो कि एक जो डेवलपमेंट आप वेबसाइट पे कर रहे हो ना, वैसे ही डेवलपमेंट आपको एक वैसा ही पूरा प्रोजेक्ट आपको मोबाइल के लिए चलाना पड़ेगा। सो हम लोग कौन से रिक्वायरमेंट मैनेज रिक्वायरमेंट में ये देखेंगे हम लोग कि कस्टमर साइड से कौन से रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, कौन से रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, और वो जो चेंज हो रहा है वो आप जो सिस्टम बना रहे हो उसके ऊपर वो कितने बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और उसके बाद में वो क्लाइंट ने पहले जो बजट दिया था उतने ही बजट में वो पॉसिबल है क्या, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो उसको। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूजर कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे हम लोग, बराबर है कि हर एक कंपोनेंट जो फिक्स होंगे वो कैसे होंगे। देन विजुअल मॉडल बनेंगे सॉफ्टवेयर के, लाइक यूएमएल मॉडल्स, बराबर है। देन वेरीफाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी, मतलब टेस्टिंग होगा। और उसके बाद में कंट्रोल चेंजेस टू सॉफ्टवेयर, ये आपका कभी आया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मतलब अब जब आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रहे हो ऑन क्लाइंट साइड, तो वो सारे टाइम पे ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो ऊपर ये जो भी डायग्राम में हम लोगों ने देखा वो सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने नीचे डिस्कस कर लिया। इंसेप्शन क्या होगा वो देखा, और वो टाइम पे हम लोग कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे वो देखा है। सो आप अभी एक बार ये डायग्राम देख लेना। मैंने पूरा नीचे जो हम लोग के पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो पढ़ा दिया आपको। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल आता है, दैट इज़ RAD। नाउ बिफोर वी मूव ऑन विद दिस, मैं सिर्फ आपको क्विकली बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो SDLCs पढ़े थे उसके कितने फेजेस हैं, और आपको वो सारे याद रखने हैं। अगर आपको याद नहीं है सो एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। हम लोगों ने SDLC पढ़ा था, SDLC एक कॉमन SDLC, ये स्टेप्स याद रखना, आपको TY में भी काम में आएगा। ये सबसे पहला आएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, दैट्स फर्स्ट। उसके बाद में सेकेंड आएगा फिजिबिलिटी स्टडी। देन फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम लोगों के फर्स्ट फिजिबिलिटी कौन सा होगा, इकोनॉमिकल। देन सेकेंड होगा टेक्निकल। देन थर्ड होगा ऑपरेशनल। देन फोर्थ होगा शेड्यूल फिजिबिलिटी। देन उसके बाद में आएगा सिस्टम डिज़ाइन। इन सिस्टम डिज़ाइन पहला आपका आएगा आर्किटेक्चरल। देन 3.2 में आएगा हाई लेवल। देन 3.3 में आएगा डिटेल डिज़ाइन। उसके बाद में आएगा कोडिंग। देन फिफ्थ में आएगा टेस्टिंग। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। उसके बाद में आएगा यहाँ पे मेंटेनेंस।
और सॉरी टेस्टिंग का हम लोग भूल गए, तो टेस्टिंग में आएगा 5.1 इज यूनिट टेस्ट, 5.2 इज इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन के अंदर आएगा टॉप डाउन एंड बॉटम अप, देन 5.3 सिस्टम टेस्ट आएगा, 5.3.1 सिस्टम टेस्ट के अंदर आएगा आपका फंक्शनल, देन फंक्शनल टेस्ट, देन क्या आएगा परफॉर्मेंस टेस्ट, एंड 5.3.3 क्या आएगा पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, 5.4 आएगा एक्सेप्टेंस टेस्ट, 5.4.1 अल्फा और वाइट बॉक्स, देन 5.4.2 बीटा। हेलो सर, हाँ बोलो। ये आपने ऑलरेडी लिखवाया है पहले। हाँ मैं वापस एक बार बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे चेंज करना है। ओके सर। इनके अंदर टॉप डाउन बॉटम अप लिखा है हम लोगों ने। नो सर, वो लास्ट टाइम आपने अपडेट कराया था तभी किया था। हाँ तो इसके साथ अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए और वापस अपडेट करना है, तो वो डायग्राम अपडेट जो है वो बता रहा हूँ मैं, देख लो। ओके सर। सो यहाँ पे आपका वाइट बॉक्स के बाद में यहाँ पे आएगा ग्रे बॉक्स, देन 5.4.3 में आएगा बीटा एंड ब्लैक बॉक्स। ठीक है, अब ये पूरा जो यहाँ तक हम लोगों ने किया है ना डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद में मेंटेनेंस के अंदर 4 टाइप के मेंटेनेंस आएंगे। सो वो आपको याद है, उसमें चेंज नहीं है। अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, ये जो आपका टेस्टिंग होता है ना, ये टेस्टिंग में इंटीग्रेशन के आगे हम लोग बहुत बार एक रिग्रेशन टेस्ट भी अप्लाई करते हैं, या सिस्टम टेस्ट के आगे भी रिग्रेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम पे ये जो टेस्टिंग हम लोग के चल रहे हैं ना, ये जो टेस्टिंग हम लोग के चल रहे हैं, इसके साथ में एक कॉमन टेस्टिंग हम लोग का आता है विच इज कॉल्ड एज रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा बड़ा सा ब्रैकेट डालो, ठीक है, ये टेस्टिंग के आगे ऐसा एक कर्ली ब्रैकेट जो हम लोग डालते हैं ना, वो कर्ली ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिख दो रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्ट, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। और ये जो आपने एक बुक में ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, वहां पे आप क्या करेंगे, उसके बाजू में, यहाँ पे बाजू में जहाँ पे आपके पास पेज पे बाजू में जगह रहेगा, तो वहां पे आप एक टॉप से डाउन साइड पे एक वर्टिकल एरो, एक वर्टिकल लाइन बनाओ। ठीक है, इट शुड बी लाइन लाइक दिस, ऊपर से ऐसा नीचे तक आएगा लाइन। पॉइंट नंबर 1 से एक लाइन चालू होगा जो पॉइंट नंबर 7 तक जाएगा। ठीक है, नीचे के साइड पे आएगा, उसका डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड पे होगा। ओके, और वो लाइन के ऊपर आप वर्टिकली लिख दो अर्ली टेस्टिंग, वर्टिकली वो लाइन के ऊपर लिख दो अर्ली टेस्टिंग। ओके, सो आपने जो डायग्राम बनाया उसके ऊपर एक ऐसा टाइप का एक एरो आएगा, और यहां पे इसके ऊपर यहां पे हम लोग लिख देंगे अर्ली टेस्टिंग। और बाकी के जो टेस्टिंग टाइप हम लोगों ने पढ़े उसमें हम लोगों ने क्या लिखा, रीटेस्ट एंड रिग्रेशन टेस्ट। अब उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ध्यान से देखो।
हम लोग जो SDLCs पढ़ रहे हैं उसके अंदर डिटेलिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो ऐसा कुछ मिलता है आपको। यूनिट टेस्ट किया, इंटीग्रेशन टेस्ट किया, इंटीग्रेशन के अंदर टॉप डाउन टाइप का इंटीग्रेशन आता है। टॉप डाउन का मतलब आपके पास आपने सपोज एक कोई सॉफ्टवेयर है, उसके आपने अलग अलग मॉड्यूल डिवीजन किया हुआ है। अब वो जो आपने मॉड्यूल डिवीजन किया है उसके अंदर सपोज हम लोगों को पता चला कि आपके पास ऊपर के टॉप मॉड्यूल्स जो है वो रेडी है और बॉटम मॉड्यूल्स आर नॉट रेडी। तो वो टाइम पे क्या करेंगे, वो बॉटम मॉड्यूल को जस्ट फॉर ए टेस्टिंग पर्पस हम लोग कोई डमी मॉडल से रिप्लेस कर देंगे, वो टॉप डाउन में आएगा। ये सब मैं बाद में आपको डिटेल में डायग्राम के साथ में बता दूंगा, टेस्टिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे तभी। बट फिलहाल के लिए सिर्फ याद रखो, टॉप डाउन अप्रोच में आपके पास प्रोजेक्ट के जो टॉप के जो मॉड्यूल्स रहते हैं ना वो रेडी रहते हैं और बॉटम मॉड्यूल रेडी नहीं रहते, तो उसको हम लोग डमी मॉडल से टेम्पररी रिप्लेस करके देख लेते हैं कि जब अगर इंटीग्रेशन होगा तो ये मॉड्यूल जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो कैसा वर्कआउट होगा। बॉटम अप में इसका उल्टा होता है, बॉटम मॉड्यूल रेडी रहते हैं, टॉप मॉड्यूल रेडी नहीं रहते, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डमी को रिप्लेस करते हैं एंड देन वी ट्राई टू टेस्ट कि अगर टॉप मॉड्यूल्स अगर रेडी रहते थे अभी जहाँ पे हम लोगों ने डमी या प्रोटोटाइप रखा है, तो वो टाइम पे आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करता था, कि कैसे वर्कआउट करता था। और ये सबके साथ में है ना हम लोग रीटेस्ट एंड रिग्रेशन टेस्ट डालते हैं। अब रीटेस्ट एंड रिग्रेशन का मतलब क्या रहता है, रीटेस्टिंग, कोई एक चीज़ आपने बना दिया है, बाद में उसमें कोई एरर आया, प्रोग्रामिंग में एरर आया, तो आपने वो सेम कोड वापस रिपीट किया, मतलब वो सेम पार्ट को आपने वापस रिकोड किया। रिकोड मतलब कोडिंग में मिस्टेक था जिसकी वजह से वो मॉड्यूल जो है वो चल नहीं रहा था प्रॉपरली, या उसमें कहीं पे कोई फेलियर्स आ रहे थे, या फिर आउटपुट जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा था, तो आपने क्या किया, वो स्पेसिफिक पार्ट को वापस आपने वापस रिकोड किया। तो जब आपको एक पार्ट को रिकोड करते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो रिकोडेड पार्ट है उसको आपको वापस रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो सपोज कोई एक स्टूडेंट मॉड्यूल है और उसके अंदर जूनियर कॉलेज वाला सब मॉड्यूल है, वो प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा था, तो मैंने उसका कोडिंग चेंज किया, वापस वो कोडिंग में चेंजेस किए मैंने। तो जब मैंने कोडिंग में चेंजेस किए तो उसको मैं क्या करूँगा, वापस रीटेस्ट करूँगा। अब जब आप कोडिंग में कहीं पे एक मॉड्यूल या एक सब मॉड्यूल में कहीं पे चेंज करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जूनियर कॉलेज वाला जो सब मॉड्यूल था उसमें सपोज आपने कहीं पे चेंज किया, तो डिग्री कॉलेज वाले जो सब मॉड्यूल के साथ में ये कनेक्टेड था उसमें कहीं ना कहीं अभी दोनों के बीच में जो कनेक्शन जो था उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, या पहले जैसे वर्कआउट हो रहा था वैसे नहीं हो रहा। मतलब पहले कोडिंग में प्रॉब्लम जरूर था लेकिन बाकी के मॉड्यूल्स के साथ उसका कनेक्शन बहुत अच्छा था, स्मूथ वर्किंग हो रहा था। तो जब कभी हम लोग कोई एक मॉड्यूल के सब मॉड्यूल में कोडिंग में कहीं पे कोई चेंज, अपडेशन, अपग्रेडेशन कुछ भी करते हैं, तो उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट उसके साथ कनेक्टेड या उसके उसके ऊपर डिपेंडेंट बाकी के जो मॉड्यूल या सब मॉड्यूल्स रहते हैं ना उसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट आता है उसका। तो रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब यही रहता है कि वंस वी हैव मेड सम चेंजेस इन सम और द अदर मॉड्यूल या सब मॉड्यूल ऑफ आवर प्रोजेक्ट, तो वो टाइम पे उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है बाकी मॉड्यूल्स के ऊपर। इसके लिए आपको बाकी के मॉड्यूल्स भी अभी टेस्ट करने पड़ेंगे कि मैंने एक पार्ट में चेंज किया तो उसके पहले जैसा मेरा प्रोजेक्ट का स्मूथ फंक्शनिंग चल रहा था वैसा ही चल रहा है, या अभी कहीं पे कोई चेंजेस हो गए। सो अब आप देखो कि जब आपके पास कोई एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, जैसे हम लोग के पास NMIMS का एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, वैसा अगर कोई प्रोजेक्ट है और उसमें अभी आपके जो मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स है वो काफ़ी बड़े हैं, अब उसमें जब मैंने कोई एक सब मॉड्यूल का एक छोटा सा सब मॉड्यूल में चेंज किए हैं और उसका अब पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट उसके बाकी के मॉड्यूल्स या डिपेंडेंट मॉड्यूल के ऊपर या बाकी जो उसके साथ कनेक्टेड मॉड्यूल्स है उसके ऊपर क्या आ रहा है, उसके लिए बार बार हम लोग मैनुअल टेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इतना हम लोग के इतना करने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो रीटेस्ट है इसको हम लोग मैन्युअली करते हैं। मतलब मैंने कहीं पे कोडिंग में मिस्टेक था, वो कोडिंग को मैंने रेक्टिफाई किया और मैन्युअली मैं वहां पे वापस वेरीफाई करूंगा, टेस्ट करूंगा कि अभी ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। रिग्रेशन टेस्ट मतलब आपने कोडिंग में एक सब मॉड्यूल में चेंज कर दिया, अब उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट उसके साथ कनेक्टेड बाकी सब मॉड्यूल्स या मॉड्यूल्स के ऊपर क्या आ रहा है
वो टेस्ट करने के लिए आपको बाकी के मॉड्यूल्स जो टेस्ट करने पड़ेंगे, वो टाइम पे हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे वहां पे। मतलब वी यूज different automation testing tools to test those other softwares, those other modules या सब module which are dependent on one of the module जिसमें आपने कोडिंग में चेंजेस किया है, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिग्रेशन टेस्ट, जो मोस्ट ऑफ टाइम चलते रहता है। सो अब रैपिड टेस्टिंग में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रैपिड टेस्टिंग के अंदर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी ऐसे कुछ पॉइंट्स आएंगे। देखो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या बोला, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पे ये ऐसे लाइन से हम लोग चीज़ें को फॉलो करते हैं। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ना, वो आज के डायनेमिक प्रोजेक्ट्स और उसमें जो डायनेमिक रिक्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसके लिए ये सूटेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो ट्रेडिशनल अप्रोच का एक साइकिल है, इसको हम लोग कंप्रेस करके छोटा कर देंगे और होगा उतना शॉर्टकट वे में हम लोग यूज करेंगे उसको। शॉर्टकट वे में यूज करने का मतलब अब ज्यादा से ज्यादा चीजों को कहीं से रीयूज करेंगे। अब कोई प्रीवियस सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट बना है तो उसमें से हम लोग डिजाइन कोड सब कुछ रीयूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो वापस वहां पे आपका क्या हो गया, कोडिंग में टाइम बच गया आपका, डिजाइनिंग में टाइम बच गया। और सेम वे अगर आपने कोई एक प्रोसेस में स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे कि ओके इतना टाइम भी हम लोगों को डिजाइनिंग में लगना चाहिए, इतना इसमें लगना चाहिए, तो वापस हम लोग टेस्टिंग के लिए कोई ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज कर लेंगे, तो जिससे आपका टेस्टिंग का थोड़ा टाइम बचा सकते हैं हम लोग। सो ये वे में रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा। या तो हम लोग प्रीवियस प्रोजेक्ट में से कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो रीयूज करेंगे, बोरो करेंगे, बराबर है। सो एक पैटर्न वो हो गया। दूसरी बात कि हम लोग के पास एक्सपर्ट लोग रहेंगे अभी, सो वो एक स्टैटिक अप्रोच फॉलो करने में उनको ज़रूरत नहीं रहेगा, बिकॉज सालों से वो सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वो टाइम पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जो है वो कैसे बना सकते हैं वो सब यहाँ पे देख के उसी के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। सो वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन क्या बोला, रिफैक्टरिंग इज द मेन कंस्ट्रेंट। जब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इन्वॉल्व ह्यूज साइकिल ऑफ रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रीटेस्ट एंड रिग्रेशन टेस्ट। बिकॉज जब रैपिड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो क्विकली वी ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल, और उसके लिए बहुत सारे प्रीवियस प्रोजेक्ट में से कोई डिज़ाइन कोड ये हम लोग रीयूज़ करते हैं। तो आपने अगर 3-4 प्रोजेक्ट में से अलग अलग कोड को रीयूज़ किया अपने मॉड्यूल में, तो उसको आपको वापस कस्टमाइज करना पड़ेगा इन विद रिस्पेक्ट टू आर प्रोजेक्ट। तो वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन जब हम लोग ये सारी चीज़ों को, ये बहुत बड़ा जब प्रोजेक्ट बनेगा तो वो सबको जब आप साथ में इंटीग्रेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे अलग अलग पार्ट्स को, तो वो टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम लोग ऐसे कोई वे में अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो कभी कभी ऐसा आता है कि वहाँ पे वो प्रोजेक्ट में कभी भी क्लोजिंग नहीं आता है। क्लोजिंग नहीं आता है मतलब कंटिन्यूअसली आपका कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें चलते ही रहेगा, काम चलते ही रहेगा छोटा मोटा। देन यहाँ पे अब ऐसे टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उसमें प्रीवियस जो आप कोई सॉफ्टवेयर क्लाइंट अगर यूज कर रहे हैं तो उसका लेगेसी, उसका आर्किटेक्चर, उसका सेम पैटर्न, उसके शॉर्टकट्स, उसका वे ऑफ वर्किंग, वो फॉलो करना यहाँ पे बहुत बार पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का अगेन प्रॉब्लम है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अभी तक हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे वो एक सिंगल कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर ही था, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन था। अब उससे हम लोग डायनेमिक एप्लीकेशन पे आ गए, मतलब जो वेबसाइट से एक्सेस होगा, वर्क फ्रॉम होम के लिए जो हेल्प करेगा, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं मोबाइल पे भी वर्कआउट होगा। तो मोबाइल पे अगर वर्कआउट होगा मतलब लेगेसी फॉलो करने के चांसेस वहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को जैसे शॉर्टकट, जैसा लेआउट देते हैं वैसा सेम लेआउट या शॉर्टकट आप मोबाइल ऐप के लिए पॉसिबल नहीं रहता है। उसके लिए आपको अलग अलग वे में वर्कआउट करना पड़ेगा। और कभी कभी मल्टीपल आपके मोबाइल ऐप्स भी बनते हैं। लाइक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फेसबुक। अपने अलग अलग फंक्शंस के लिए कभी कभी फेसबुक जो है वो आपको अलग अलग ऐप प्रोवाइड करता है। जस्ट वन वे इफ वी कैन थिंक ऑफ, आप देखो कि स्टेटस अपडेट के लिए आपको अलग से उसने ऑप्शन दिया हुआ है। अगर बार बार किसी को अगर हैबिट है फेसबुक पे स्टेटस डालने का, देन चैटिंग करने के लिए अलग से उनका चैटिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है जहाँ से आप फाइल शेयर कर सकते हैं। आप जो
व्हाट वी से, आप किसी को वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, मैसेजेस कर सकते हैं। और आप देखो कि वो जो मैसेंजर है फेसबुक का, वो ये वे में आता है कि वो आपके सिस्टम में जो भी मैसेजेस सेंड रिसीव होंगे ना, उसको पूरा कंट्रोल भी कर सकता है। आपने कभी देखा रहेगा अगर इंस्टॉल किया रहेगा तो। सो इट मीन्स कि वो लेगेसी फॉलो करने के चांस ही नहीं है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको मॉड्यूल वाइज प्रॉपरली मॉड्यूलराइज्ड करना अपने सॉफ्टवेयर को, ये बहुत बड़ा एक बहुत नेसेसिटी होता है कि एग्जैक्टली डिफाइनिंग द ईच एंड एवरी मॉड्यूल, सब मॉड्यूल एंड एवरीथिंग। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज टाइम बॉक्सिंग मॉडल। एज नेम सजेस्ट, टाइम बॉक्सिंग मतलब बहुत स्ट्रिक्टली आपको टाइम फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे आपको देखो ये सारे चीज़ें वही दी है। अब उसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सो अब मैं डायग्राम में जो भी कुछ एक्सप्लेन करूंगा वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव सपोज मेरे पास जो भी टाइम है उसको मैं सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे क्या बोला है, देखो सपोज वी हैव 9 वीक्स। सो 9 वीक है और उसको अगर मैं डिवाइड बाई 3 करूंगा, सो मेरे पास हर एक टीम के पास कितना टाइम मिलेगा, 3 वीक्स का टाइम मिलेगा। सेम वे अगर 12 वीक्स है, सो उसको अगर मैंने डिवाइड बाई 3 किया तो कितना टाइम मिलेगा। सो एग्जैक्टली हम लोगों ने डिफाइन किया है कि ओके वी हैव 4 टीम्स, और वो 4 टीम्स के पास सपोज अगर हम लोग के पास 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स को अगर मैं वीक में डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड बाई 4 करेंगे। और हर एक टीम के पास एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होगा, जितने टाइम में उनको वो काम खत्म करना ही है। जैसे आप देखो कि एग्जाम है, तो एग्जाम का हम लोग का बहुत स्ट्रिक्ट एक टाइमलाइन रहता है। असाइनमेंट जैसा नहीं रहता है क्योंकि आज नहीं हुआ कल करेंगे, आज भूल गए घर पे तो कल हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, आपके पास एक फिक्स टाइम होता है। वो टाइम पे अगर आपने वो कंप्लीट किया देन इट सक्सेस, एल्स इट कंसिडर्ड एज अ फेलियर। सो सेम वे यहाँ पे आप देखो कि अगर मेरे पास सपोज ये जो फर्स्ट टीम है टाइम बॉक्सिंग वन है, उसमें अभी हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोग के पास जो भी टोटल टाइम है फॉर दिस वन टीम, उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें से पहला 1/3 पार्ट जो है वो रिक्वायरमेंट के लिए, 1/3 पार्ट जो है वो डिजाइन एंड डेवलप के लिए, और 1/3 पार्ट जो है वो टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए। सेम वे जब ये फर्स्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट हो जाएगा, एनालिसिस फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, और जब हम लोग उसको डिजाइंस बेसिक बना के बाकी के आगे हम लोग डेवलपमेंट पे छोड़ेंगे, तो ये आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला टीम जो है वो फ्री हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, सेकेंड वाला जो आपका मॉड्यूल है, सेकेंड पार्ट जो है उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे काम करेगा तब तक। और वो टाइम तक आपका एक टीम जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, डेवलपमेंट के ऊपर काम करते रहेगा, है ना, और टेस्ट करते रहेगा। जब जैसे ही यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट खत्म होगा, इनका डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग खत्म होगा, तो उसी के साथ में सेकेंड पार्ट का जो इन्होंने रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया है उसके ऊपर वापस ये टीम जो है डेवलपमेंट टीम क्या करेगा, उसके ऊपर वापस वो डेवलपमेंट चालू करेंगे। सेम वे वो टाइम तक आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम क्या करेगा, थर्ड पार्ट का रिक्वायरमेंट गैदर करना चालू करेगा। और जैसे ही थर्ड पार्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग चालू खत्म होगा, सेकेंड पार्ट पे जो हम लोग का डेवलपमेंट टीम डेवलप कर रहा था उनका वो डेवलपमेंट काम खत्म हुआ, तो वो क्या करेंगे, थर्ड पार्ट का डेवलपमेंट चालू कर देंगे। देन जब तक थर्ड पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है तब तक वापस आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग पार्ट टीम जो है वो फोर्थ वाला जो आपका पार्ट है उसका वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग चालू करेंगे। और जैसे ही उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग खत्म होगा तब तक आपका डेवलपमेंट टीम जो है वो थर्ड पार्ट का डेवलपमेंट खत्म कर चुका होगा, तो वो फिर फोर्थ पार्ट जो है उसका डेवलपमेंट चालू करेंगे। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन, और हर एक के लिए एक फिक्स टाइम अलॉटेड है। सो टाइम बॉक्सिंग का मतलब है जब आप बहुत स्ट्रिक्टली कोई एक टाइम फॉलो करते हैं, तो वो टाइम पे हम लोग उसको टाइम बॉक्सिंग बोलते हैं कि आप वो डेडलाइन क्रॉस नहीं कर सकते, आपको वो ही टाइम पे वो चीज़ करना ही करना है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था मार्केट के में, अगर हम लोग एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं, अब जब अगर आप स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे आपका एक फिक्स टाइमलाइन रहेगा। अगर वो टाइमलाइन से अगर वो स्मार्टफोन लॉन्च अगर डिले हो गया 1-2 महीना, तो वो टाइम में आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो सिमिलर टाइप का स्मार्टफोन अगर मार्केट में लेके आएंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, आपका जो जो प्रोजेक्ट है वो अगर डिले होके अगर मार्केट में आता है तो उसके सक्सेस होने के, उसका जो प्रॉफिट होने के चांस जो है वो अभी आपके कम हो गए।
लेट्स सपोज कि सैमसंग जो है इज अबाउट टू लॉन्च वन स्मार्टफोन जिसका कॉस्टिंग है सपोज समवेयर अराउंड सपोज 20,000। अब वो 20,000 का फ़ोन जो वो लॉन्च करने वाले थे उतने टाइम में उनका डिले हो गया वो प्रोसेस बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई ज़ी रीज़न। अब वो जो है वो 2 महीने के बाद आने वाला है। नाउ विद इन दिस 2 मंथ्स ओप्पो है देन रेडमी है एमआई है, वो सिमिलर टाइप के या उससे बेटर फ़ोन जो है वो 20,000 की रेंज में लेके आ गए दिन विद इन दिस 2 मंथ्स। सो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि अब अगर आप वो सेम टाइप का फ़ोन अगर मार्केट में वापस लॉन्च करने की ट्राई करेंगे ना तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। आप वहाँ पे वो सेम टाइप का फ़ोन जो है वो मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो कंपनी जो है वो ऑलरेडी मार्केट में ऐसा फ़ोन लेके आ गए जो सेम कॉस्टिंग में या उससे थोड़ा सा 1,000 कम कॉस्टिंग में आपको सिमिलर टाइप का फ़ोन या उससे बेटर थोड़े कोई फंक्शंस के साथ में फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। सो वो टाइम पे आपको वापस देखना पड़ेगा कि आप कैसे वे में आप अपना फ़ोन को लॉन्च कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका ये फ़ोन लॉन्च जब ऐसे कहीं डिले हो जाता है ना तो हम लोग उसको और डिले कर देते हैं एंड और डिले करने के बाद में फिर हम लोग आराम से ही उसको कभी तो लॉन्च करेंगे, तुरंत लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है। सो उसका बेनिफिट क्या होगा कि अभी मैंने अपना डिले जो है पूरा पोस्टपोन कर दिया और बाद में मैं कोई एक एक्स वाई जी नए मॉडल के साथ में ही आ जाऊंगा आफ्टर 4-5 मंथ्स, जहाँ पे मेरा वो नया मॉडल जो है उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो क्या हो गया देखो, आपका प्रोजेक्ट जब डिले हुआ तो हम लोगों ने उसका लॉन्च ही पोस्टपोन कर दिया और एक अपडेटेड वर्जन वो मोबाइल का लेके आएंगे जिससे आप मार्केट को प्रॉपर हिट कर सको और आपका प्रोजेक्ट सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। इसके लिए कभी कभी अगर आप देखेंगे ना सो हम लोगों को जो प्रोजेक्ट होता है ना वो प्रोजेक्ट में मतलब जो टाइम पे कंप्लीट करने का रिक्वायरमेंट इसके लिए रहता है। ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, टाइम बॉक्सिंग मॉडल। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक टीम में रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस कर रहा है। वो जब अपना फर्स्ट पार्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग खत्म करेगा तो सेकेंड पार्ट का चालू करेगा। वो सेकेंड पार्ट का जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगा तो ये फर्स्ट पार्ट का जो खत्म हुआ है उसके ऊपर बिल्ड टीम क्या करेगा, डेवलपमेंट चालू करेगा। सेकेंड पार्ट का जब तक अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस खत्म होता है तब तक फर्स्ट टीम का डेवलपमेंट खत्म हुआ रहेगा, तो वो फिर जो सेकेंड रिक्वायरमेंट मिल गए उसके ऊपर डेवलपमेंट चालू करेंगे। तब तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम क्या करेगा, थर्ड का डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस चालू करेंगे। और वो जब तक अपना काम खत्म करेंगे तब तक बिल्ड टीम का भी सेकेंड वाला पार्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बेस के ऊपर डेवलपमेंट खत्म हुआ रहेगा। बराबर है। अब देखो जैसे ही ये फर्स्ट पार्ट का बिल्ड या डेवलपमेंट खत्म हुआ, वो डेवलपमेंट टीम जब तक सेकेंड पार्ट का डेवलप कर रहा है, सेकेंड पार्ट के रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है, तब तक आपका डिप्लॉयमेंट टीम जो है वो फर्स्ट पार्ट जो डेवलप हो गया है उसको वो क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे ऑन द क्लाइंट साइड। तो ये सेम सीक्वेंस जो है वो बहुत टाइमली मैनर में कंटिन्यूअस चलते रहता है। अलग अलग टीम अपना काम जो है वो ऑन टाइम खत्म करते रहता है। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए, आपको अपने हिसाब से पॉइंट्स इसमें से एक जैसे मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है वो 2 डायग्राम स्पेसिफिक अपने पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लेना। 5 मार्क के लिए आपका ये डायग्राम आएगा, उसके कुछ पॉइंट्स, और ये डायग्राम उसके कुछ पॉइंट्स, ऐसे आएगा। एमसीक्यूज के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट हम लोगों के पास है अजाइल प्रोसेस। अब देखो अजाइल प्रोसेस में क्या बोला है, अजाइल मतलब डायनेमिक। आपका वाटरफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक अप्रोच है, जो एक कॉमन टाइप के ही कोई एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, उसमें हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बहुत स्टैटिक अप्रोच या मॉडल चलता है। और दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि आप बहुत स्टैटिक वे में चीज़ों को बना रहे हैं। अब जब तक आप बहुत ज़्यादा स्टैटिक अप्रोच फॉलो करते हैं ना, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क आउट विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों को अभी वो स्टैटिक अप्रोच नहीं चाहिए जहाँ पे आप एक वाटरफॉल की बात करेंगे, जहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट एक साथ हम लोग के पास रहेंगे तो ही हम लोग वाटरफॉल फॉलो कर सकते हैं। देन
कोई एक पार्ट में अगर कहीं पे अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो वापस हम लोग वो चेंजेस प्रोजेक्ट में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वापस आपको टॉप से चालू करना पड़ेगा। एज नेम सजेस्ट वाटरफॉल, तो पानी नीचे से ऊपर नहीं जाता, एक स्टेज ऊपर नहीं जाता। अगर कोई भी एक स्टेज पे अगर प्रॉब्लम आएगा तो वापस आपको टॉप से चालू करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटरफॉल में हम लोग बेसिकली वही एक्सप्लेन मतलब अजाइल प्रोसेस में हम लोग वही एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि जब आपके पास डायनेमिक प्रोजेक्ट रहता है जहाँ जिसके पास जिसका आपको फिक्स कितना टाइम लगेगा, कितने पार्ट में डेवलप होगा, रिक्वायरमेंट पूरे नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सच स्टैटिक अप्रोच या स्टैटिक मॉडल्स लाइक वाटरफॉल, हम लोग डायनेमिक अप्रोच या डायनेमिक मॉडल फॉलो करेंगे। वन एग्जाम्पल इज एन अजाइल प्रोसेस, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके, यहाँ पे देखो डिजाइन बिल्ड और टेस्ट का एक साइकिल चल सकता है। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि फिक्स इतना ही टाइम इसके लिए और एक बार होने के बाद में वापस हम लोग डिजाइन के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग वो स्पेसिफिक पार्ट में कंटिन्यूअसली वर्कआउट कर सकते हैं जब तक आपको ये नहीं लगता है कि आपका वो प्रोजेक्ट या वो पार्ट ढंग से बन गया है, तब तक हम लोग उसके ऊपर कंटिन्यूअसली वर्कआउट करते रहेंगे। सो यहाँ पे आप देखो प्रोजेक्ट टाइमलाइन आपको दिया हुआ है। सो प्रोजेक्ट टाइमलाइन में हम लोगों का ये दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, जिसमें एनालाइज हुआ, प्लान हुआ और बाद में डिजाइन बिल्ड और टेस्ट का साइकिल चल रहा है। तो जब तक ये पार्ट कंप्लीटली प्रॉपरली बन नहीं जाता तब तक ये सेम साइकिल चलते रहेगा। जैसे ये पार्ट बन गया हम लोग इसको डिप्लॉय कर देंगे, सेम वे सेकेंड पार्ट में ये सेम साइकिल चलते रहेगा। बन गया, डिप्लॉय कर दो। थर्ड में भी ये सेम साइकिल जो है वो चलते रहेगा। देखो यहाँ पे वही दिया है। एंड ये अगर आप देखेंगे ना, रिक्वायरमेंट्स में अगर चेंज होता है, कस्टमर के साइड से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, टेक्नोलॉजी में अगर वापस कुछ इनोवेशंस होते हैं, तो वो सारे चीज़ों को हम लोग बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद इन आर डेवलपमेंट फेजेस। तो वो आपका यहाँ पे एडवांटेज रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस अजाइल प्रोसेस। सो आपका अगर रिक्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, आपका कस्टमर टर्नओवर मतलब कस्टमर के साइड से वापस अगर वहाँ पे उसको लग रहा है कि ओके ये टाइप के कस्टमर्स अब या क्लाइंट्स जो है ये टाइप के हम लोगों के फंक्शंस परफॉर्म करने वाले ऑन आर प्रोजेक्ट, सो वो हर एक चीज़ के लिए आप बहुत इजीली प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, ये उसका एडवांटेज है। सो यहाँ पे वही आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय अजाइल प्रोसेस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अजाइल प्रोसेस डायनेमिक अप्रोच रहता है और उसका मेन एडवांटेज या मेन पर्पस यही रहता है कि आप हो सके उतने चीज़ों को रैपिड वे में डेवलप कर सके। तो ऊपर हम लोगों ने जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ा था एक पॉइंट, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अजाइल प्रोसेस। मतलब अजाइल मतलब डायनेमिक अप्रोच। हम लोग अपने हिसाब से अपने SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जब कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम लोग उनको उस पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको डायनेमिक अप्रोच बोलते हैं। और वो डायनेमिक अप्रोच के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं अंदर। तो द वन इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज वन टाइप ऑफ एन अजाइल प्रोसेस। ठीक है, सो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्टली आप देखो कि वाटरफॉल के अंदर हम लोग को क्या बोला था कि वी हैव लिमिटेड टाइम फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन प्लानिंग या डिजाइन कर मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदरिंग रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी स्टडी, उसके लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। डिजाइनिंग के लिए भी बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास। सपोज अगर 100 डेज है हम लोग के पास, तो उसमें से वी हैव ओनली 10 डेज फॉर डिजाइनिंग एंड देन 40 डेज आर देयर फॉर डेवलपमेंट as per waterfall model। मतलब maximum time is dedicated for development because we think development is more important and more difficult task compared to rest other phases or rest other parts of our SDLC cycle। तो इसके लिए वाटरफॉल के अंदर ये जो हम लोग डेवलपमेंट पार्ट फॉलो करते हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम अलोकेट किया हुआ है। डिजाइनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, एनालिसिस के लिए उतना टाइम अलोकेट नहीं किया हुआ। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज अ टेस्ट। ठीक है, मतलब इसी के बेस के ऊपर क्या होगा, टेस्टिंग होगा और फाइनली डिप्लॉयमेंट होगा। अब आप देखो कि जब आप एक स्टैटिक मॉडल या एक स्टैटिक सॉफ्टवेयर बना रहे वो टाइम तक ये सेम चीज़ जो है वो प्रॉपर वर्कआउट करेगा। लेकिन अगर मैं गेम डेवलप कर रहा हूँ तो गेम डेवलपमेंट में जितना एम्फोसाइज, जितना टाइम, जितने एफर्ट्स हम लोग डेवलपमेंट पे डालते हैं उतने ही एफर्ट्स हम लोग
वो गेम की ग्राफिक्स डिज़ाइन करने में ऐड करता है, बिकॉज आपका गेम का ग्राफिक्स जितना बेटर रहेगा, वो गेम जितना अच्छा दिखेगा, उसके इफेक्ट्स जितने अच्छे रहेंगे, उतना गेम सक्सेस होने के व्यूअर्स उसको पसंद करेंगे, उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया कि वाटरफॉल में जो एक अप्रोच था कि जहाँ पे फिक्स टाइम वाज अलोकेटेड फॉर डिज़ाइन बिल्ड एंड एवरीथिंग, वो यहाँ पे अभी चेंज हो गया, और वहाँ पे उसके जगह पे क्या आ गया, डिज़ाइनिंग के लिए भी हम लोग उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। सो ऐसे जो डायनेमिक चेंजेस आते हैं एज एंड व्हेन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट चेंजेस, तो वो वाटरफॉल इजीली इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ द स्टैटिक अप्रोच। वो टाइम पे आपको अजाइल प्रोसेस और उसके अंदर जो अलग अलग टाइप के SDLCs है वो फॉलो करना पड़ता है। एंड वन एग्जाम्पल ऑफ अजाइल प्रोसेस इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो हम लोगों ने ऊपर एक टाइप ऑफ SDLC आज ही पढ़ा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या बोला है, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज ऑफन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम, बिकॉज किसी के पास पेशेंट नहीं है। तो आप देखो कि जितना जल्दी अगर आप दे सको सॉफ्टवेयर, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। सो एवरी वन is asking for a rapid development. If you ask client to wait for 6 months or 1 year or 2 years, they are not going to wait. They will just search for some other supplier. So business operates in fast changing requirement, and practically it is impossible to produce a set of stable softwares या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सो वो टाइम पे आपके रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहेंगे। टाइम टू टाइम हम लोग को जो रिक्वायरमेंट आ रहे हैं उसके बेस के ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट करते जाएंगे। सो आप अगर देखो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको भी बहुत क्विकली ये टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। आप अगर एक बार बना के सोचते हो कि 3 4 5 साल वो सेम सॉफ्टवेयर चलते रहेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके अंदर बहुत क्विकली क्विकली वापस नए नए कोई रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस आएंगे, और वो आपको करना पड़ेगा। कभी कभी बिजनेस के जो नीड्स होते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से भी आपको अपना जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेंज करना पड़ता है। सो देखो सॉफ्टवेयर रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या बोला है, आपके जो स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, और उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने जो कोड लिखा हुआ है, वो सब जो है ना कहीं ना कहीं वापस वापस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपडेशंस करने ही पड़ता है। सो सीरीज ऑफ वर्जन्स बनते जाएंगे, लाइक वी हैव विंडोज XP 7 8 10। ये क्या है, दिस आर द वर्जन्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर। तो जैसे जैसे आपके स्टेक होल्डर्स ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, एंड उनको लगेगा कि ओके ये वाले कोई फंक्शंस या फीचर्स जो है वो मिसिंग है, ये वाले कोई फंक्शन फीचर्स मिसिंग है। जो दूसरे हम लोग के अपोनेंट या बिजनेस राइवल के पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये वाले फंक्शंस या ये वे में कुछ चीज़ें अवेलेबल है, तो वो सेम हम लोग को यहाँ पे भी ऐड करना है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपके वर्जन इवेल्युएशन होते जाएंगे, बराबर है। यूजर इंटरफेस आर ऑफन डेवलप्ड यूजिंग ID, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब आप देखो कि अगर मुझे डॉट नेट बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर, डॉट नेट बेस्ड कोई एक लैंग्वेज यूज़ करके, लाइक ASP.NET, C# या विजुअल बेसिक .NET, VB.NET, ये सारे लैंग्वेजेस यूज़ करके अगर डेवलपमेंट करना है ना, तो मेरे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब विजुअल स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसके अंदर मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, तो उसी के साथ में मेरे पास बहुत ज़्यादा बेसिक कोड जो है वो एक प्रोजेक्ट फोल्डर में रेडी मिलता है। उसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स, कुछ फाइल्स ऐड करते जाऊँगा। सो याद रखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको एक डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपको डेवलपमेंट जो है वो खाली अपने बिजनेस लॉजिक के ऊपर फोकस करना है। बाकी की बहुत बड़े लाइब्रेरीज वहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें से आप बहुत सारे कोड को रीयूज कर सकते हैं। आपको अगर प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर अपने ही साइड से थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, और वो एफर्ट्स के थ्रू आपका डिप्लॉयमेंट जो है वो भी सिंपल हो जाएगा। टेस्टिंग में भी आपके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई एरर अगर आ रहा है, तो यहाँ पे वो एरर को सॉल्व कैसे करना है, ID जो है वो आपको सजेशंस भी प्रोवाइड करता है, बराबर है। और उसके साथ में आपको अगर डिज़ाइनिंग करना है, तो डिज़ाइनिंग के लिए भी ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल रहता है, दैट इज़ ग्राफिकल टूल सेट। आप देखो कि विजुअल स्टूडियो जब अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो आपको कोई एक टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, कुछ भी अगर आपको अपने एप्लीकेशन पे अगर ऐड करना है ना, तो वो टाइम पे विजुअल स्टूडियो के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको अलग अलग वहाँ पे ग्राफिक्स टूल्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। आप ड्रैग करके ड्रॉप करो अपने अपने साइन अप पेज, लॉगिन पेज पे, उसका कोड ऑटोमेटिकली बैकएंड में जनरेट हो जाता है। बस उसमें फिर आपको लॉगिन या साइन अप पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा।
सो अजाइल मेथड के बारे में क्या बोल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन विद ओवरहेड्स इन्वॉल्व इन अ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड मेथड्स। मतलब पुराने जब हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन या मेथड्स यूज करते थे तो उसमें जो प्रॉब्लम्स थे कि वो मॉडल ज़्यादा डायनेमिक नहीं थे, हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, वो सब को हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए अजाइल मेथड्स, डायनेमिक मेथड्स लेके आए हैं। सो उसमें क्या बोला है, फोकस मोर ऑन कोड रेदर देन डिजाइन। पहले ये स्टैटिक माइंडसेट ये था कि कोडिंग में ही ज़्यादा टाइम देना चाहिए, डिजाइनिंग में नहीं। उसके आगे क्या बोला है, इटरेटिव अप्रोच जब अगर हम लोग फॉलो करेंगे सो वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम लोग सेम वे में यहाँ पे होगा कि हम लोग वापस कोडिंग के ऊपर ही उसमें भी ज़्यादा फोकस करेंगे अगर इटरेटिव अप्रोच भी फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज इटरेटिव में क्या आता है, मल्टीपल साइकिल्स, मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल। तो वो टाइम पे अगेन वहाँ पे भी हम लोग एक कहीं ना कहीं स्टैटिक अप्रोच ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम ही प्रोवाइडेड है। जब अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर को क्विकली फिनिश करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो टाइम पे ऐसे स्टैटिक अप्रोच, स्टैटिक मॉडल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट मेरे पास प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है। वो टाइम पे आई कैन डायरेक्टली फॉलो दिस डायनेमिक अप्रोच, जहाँ पे मैं डायरेक्टली सर्टन चीज़ों को डेवलप कर सकता हूँ। ओके, without much efforts I can reuse many things from multiple projects। वो हम लोग यहाँ पे क्विकली इवॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को क्विकली डेवलप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब कभी अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस भी होते हैं ना, तो वो रिक्वायरमेंट चेंज को हम लोग बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन आर प्रोग्राम। जब अगर आप बहुत सारे चीज़ों को रीयूज करते हैं या रैपिड वे में सारे चीज़ों को कंबाइन करके एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर कोई एक एक्सपर्ट डेवलपर्स को बुला रहे हैं जिनको सालों से ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग वेट नहीं करेंगे कि सारे डिज़ाइन खत्म होंगे तभी हम लोग डेवलपमेंट चालू करेंगे। उनके पास इनफ एक्सपीरियंस है, सो दे नो कि ओके विच डिज़ाइन आर रिक्वायर्ड फर्स्ट। वो उनके पास डिज़ाइन आ गए, दे कैन स्टार्ट विद द डेवलपमेंट जब तक डिज़ाइन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे आपके जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट आते जाएंगे ना, उसके साथ बहुत क्विकली वो एक्सपीरियंस डेवलपर अपने डेवलपमेंट पार्ट जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। और अगर क्लाइंट साइड से वापस अगर रिक्वायरमेंट में चेंज भी होता है तो भी वो बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहता है। आपके पास जो ओवरवर्ड्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कि आपका स्टैटिक अप्रोच फॉलो करने से आपका डिज़ाइन के लिए कम टाइम दिया था तो आपके डिज़ाइंस आधे रह गए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुआ, या डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो उसकी वजह से कोई बैकलॉग रह गए, आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं बना पाए, या बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। या फिर आपने एक चीज़ दो चीज़ बना दिया और उसके बाद में सडनली अगर क्लाइंट साइड से रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ गया, तो मुश्किल से तो आपने ये चीज़ बनाया था, आप वापस क्लाइंट बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो वापस आप चेंज अप्लाई करेंगे। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग का वहाँ पे टाइम एफर्ट्स जो है वो वेस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ये स्टैटिक अप्रोच में। उससे बेटर हम लोग डायनेमिक अप्रोच के अंदर अपने खुद के शॉर्टकट्स फाइंड करने की ट्राई करते हैं, बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट्स, जिससे हम लोग कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर पाए। अब आप गूगल करके उठाओ, कहीं से भी उठाओ, वी डोंट केयर। उसका मतलब क्या रहेगा, जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट है आप उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अजाइल मैनिफेस्टो भी वही है, वी आर अनकवरिंग बेटर वेज ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर इन अ डायनेमिक वे। आज के टाइम पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको अगर मैं एक मैं अगर आपको विजुअल स्टूडियो या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर दूंगा तो आप अगर HTML CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स बनाएंगे, या फिर आप ASP.NET का भी अगर एक फाइल बनाते तो पूरा कोडिंग आप नहीं करते, आधा कोड वो आपको बना के देता है और उसमें हम लोग अपना कोड ऐड करते जाता है। आपको एक साइन अप पेज भी अगर बनाना है ना, तो आप वहाँ पे आपके पास एक टूल बॉक्स दिया रहता है जिसमें से मैं लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और बैकएंड में इसका सबका जो HTML टाइप कोडिंग जो है ना वो रेडी हो जाएगा। वो मुझे एक लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बटन क्लिक पे मुझे क्या आना चाहिए, अगर मेरे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू एंटर होता है तो वो डेटाबेस में कौन से टेबल में जाना चाहिए, ये सारे क्वेरीज, ये सारे डायनेमिक पॉइंट्स जो है वो मैं लिखूंगा। ये हम लोगों का मेन बेनिफिट रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजीज, ऐसे वेज लेके आ रहे हैं जिससे आप कोई एक चीज़ को फास्टर वे में बना सके। उसके साथ में जब अगर हम लोग अजाइल प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसका और दूसरा एडवांटेज ये भी रहता है कि मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट जो है ना उसके लाइक समझो कि रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर हम लोग को बनाना है, रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम।
अब पहले भी मैंने ये सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर बनाया था, लेकिन वो टाइम पे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने उसको जावा में बनाया था, लेट्स सपोज। और अभी आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ASP.NET में वेबसाइट बनाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास आधा प्रोजेक्ट का कोडिंग जो है वो रेडी है, लेकिन आप अभी वर्कआउट कर रहे हैं ASP.NET में, और आपके पास जो पार्ट या कोडिंग रेडी है वो किस में है, जावा के अंदर है। सो अभी दो अलग अलग लैंग्वेजेस हो गए, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गए। अब आपको अगर वो सेम जावा में ही मतलब वो आपको ASP.NET में ही डेवलप करना है, तो आपके पास जो भी कोडिंग है जो जावा में है प्रीवियस प्रोजेक्ट का, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको वापस रीमॉडिफाई करना पड़ेगा। सारे कोड को हम लोग वापस लिखेंगे, राइट, फ्रॉम जावा टू ASP.NET। तो ये बहुत हेक्टिक काम हो गया। तो मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम लोग वही सेम स्टैटिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि पूरा आपका सॉफ्टवेयर एक ही लैंग्वेज में होगा, सारी चीज़ें एक ही वे में होंगे, राइट। सो अब डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक में हम लोग जो विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे आपके पास एक बेनिफिट होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा लैंग्वेज में बने हुए अलग अलग कंपोनेंट्स को भी एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन एडवांटेज। मतलब मेरा एक पूरा सॉफ्टवेयर जो ASP.NET में बना है, और उसका एक मॉड्यूल जो कंप्लीटली जावा से मैंने बोरो किया हुआ है। सो नाउ हाउ Java based one module is going to interact with ASP.NET based module, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वो आपका अजाइल प्रोसेस हो गया कि आपका आधा प्रोजेक्ट या 70% प्रोजेक्ट कोई एक लैंग्वेज में है और 30% प्रोजेक्ट कोई दूसरे लैंग्वेज में है, और ये दोनों को हम लोग कंबाइन करके एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर क्लाइंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। सो दैट इज द मेन बेनिफिट, दैट आर द मेन एडवांटेजेस। सो यहाँ पे आपको देखो प्रिंसिपल क्या दिए हुए अजाइल के, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए। बहुत सिंपल है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। MCQ के लिए आप ये टेबल पढ़ लेंगे, मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट डिलीवरी चलेगा। पीपल नॉट प्रोसेस, मतलब आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, स्किल डेवलपमेंट में करना है। मतलब आप जो लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो लोग जो है वो डायनेमिक होने चाहिए, उनको अपने जॉब में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर लोगों को उठा के ला रहे हैं जिनको डेवलपमेंट नहीं करना है, जिनको एक्चुअली इंटरेस्ट जो है वो सपोज टेस्टिंग वाले लोगों को आप डेवलपमेंट में डाल रहे हैं और उनको फिर लेके आ रहे हैं, तो उनको उनका मेन फोकस क्या रहेगा कि भाई अभी जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब मिलने के लिए हम लोगों ने डेवलपमेंट ज्वाइन कर लिया। तो अभी हम लोगों का मेन फोकस क्या है कि ओके इतना काम दिया है, उतना काम कंप्लीट करने का ट्राई करो, प्रोसेस उतना प्रोसेस कंप्लीट करने का ट्राई करो। सो वो अपने अपने खुद के इनपुट्स, अपने खुद के स्किल्स वहां पे ऐड नहीं करेंगे। सो आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगों को, या फिर ऐसे लोगों को जिनको अपने जॉब में इंटरेस्ट हो, वैसे लोगों को आपको वहां पे लाना है। सो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लॉइट करने की ट्राई करेंगे, है ना, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। सो आप देखेंगे कि जो डेवलपर्स होंगे, अगर उनको एक्चुअली अपने जॉब में इंटरेस्ट है ना, उनको ऐसा लगता है कि हाँ उसी में अगर उनको करियर बनाना है, तो वो फिर वहां पे ही रहना है उनको, वो दूसरे जॉब फाइंड नहीं कर रहे, तो वो फिर अपने जॉब में बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट्स, बेस्ट पॉसिबल वे लाने का ट्राई करेंगे। जैसे जैसे चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, क्लाउड आ गया, मोबाइल ऐप्स आ गए, तो वो सारे चेंजेस जो है वो आपको अपने इंस्टीट्यूशन में भी लेके आना है। एंड सिंप्लिसिटी मेंटेन करो। सिंप्लिसिटी मतलब आप कोई एक बहुत बड़ा कंपनी नहीं बन गए हो, या फिर आप बहुत बड़ा कंपनी हो तो इट डजेंट मीन्स कि आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स मॉडल लेके आएंगे। कोई एक चीज़ अगर बहुत सिंपल वे में हो रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, होगा उतना सिंपल वे में होगा उतना आराम से वो चीज़ को ख़त्म करने की ट्राई करो। अगर मैं कोई एक चीज़ को वाटरफॉल के थ्रू भी बाद में ख़त्म कर सकता हूँ ना, छोटे से पार्ट को, तो उसमें अजाइल घुसाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। देन यहाँ पे अजाइल मेथड में एप्लीकेबिलिटी क्या बोला है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वेयर अ सॉफ्टवेयर कंपनी इज डेवलपिंग अ स्मॉल और अ मीडियम साइज प्रोडक्ट, बराबर है। सो छोटे बड़े कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं हम लोग, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो छोटे सॉफ्टवेयर्स या मीडियम साइज के जो सॉफ्टवेयर्स बनाए उसके अंदर हम लोग और अपग्रेडेशन करेंगे और चेंजेस करेंगे ड्यूरिंग द मेंटेनेंस फेजेस। नाउ कस्टम सिस्टम डेवलपमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे आप देखो कि कॉलेज है, तो कॉलेज के लिए NMIMS के लिए हम लोगों ने कोई कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया है।
where that is a clear commitment from the customer to become involved in the development process, because वो जब continuously अगर involve रहेगा तभी हम लोग को पता चलेगा कि उनके यहाँ पे जो result evaluation process है वो कैसे होता है. Like NMIMS now become a autonomous institution, it is not under a Mumbai University. तो अगर वो मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं है तो उनका evaluation process, वो उनका जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड जो प्रोसेसेस है, रूल्स है, उससे चेंजेस आ गए. तो वो जो चेंजेस वो कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके थंब रूल्स क्या रहेंगे, वो आपको जब आप डेवलप करने बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. सो देयर हैज टू बी समवन फ्रॉम द कस्टमर साइड, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल समवन फ्रॉम द कस्टमर साइड शुड बी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस सो दैट वी कैन आस्क दैट पर्सन विद द डिटेल नॉलेज जिनके पास रहेगा. सो उससे हम लोग को पता चलेगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस के ऊपर आपको अभी ये डेवलपमेंट या ये जो हम लोग का रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस करने हैं या उसको ऐड करना है. और उसके आगे क्या बोला है, बिकॉज देयर फोकस इज ऑन स्मॉल, छोटे छोटे जो हम लोग पार्ट्स या मॉड्यूल बना रहे हैं उसको टाइटली इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये बहुत क्लोजली काम करेंगे बाकी सारे मॉड्यूल्स के साथ में. बिकॉज रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम के बेस के ऊपर ही पता चलेगा कि ओके कौन से स्टूडेंट आ बेसिकली गोइंग फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर. सो कितने स्टूडेंट्स अपना फीस सबमिट करने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे. कितने स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड करने वाले हैं तो वो कितने लेक्चर्स बैठे, उसका डिफॉल्ट लिस्ट हम लोग यहाँ पे डालेंगे. सब कुछ यहाँ पे होगा. अब प्रॉब्लम क्या बोला है, कभी कभी जब अगर हम लोग अजाइल प्रोसेस फॉलो करते हैं और छोटे छोटे पार्ट में हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते जाते हैं और कंटिन्यूअसली अगर कस्टमर को बोलते हैं कि भाई की स्टे इन्वॉल्व विद आवर प्रोजेक्ट, और कस्टमर अगर बिजी है तो क्या होगा, कस्टमर को जो है ना बहुत बार बोर हो जाएगा कि भाई क्या है, हर हफ्ते 15 दिन में आप एक दूसरा प्रोजेक्ट का पार्ट लेके आते हैं, यू आस्क मी टू गिव माई रिव्यूज ऑन दैट, अभी मैं इतना फ्री नहीं हूँ. ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. टीम मेंबर्स जो है वो प्रॉपरली सूटेबल नहीं है फॉर दिस अजाइल मेथड, मतलब उनको वो टाइप के प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपका जो सिलेक्शन है वो रॉन्ग हो गया है कि वो हम लोग के डिज़ाइनर वाले थे या डेटाबेस वाले थे जिसको आप जावा डेवलपमेंट में ले उठा के लाए हो. अब कौन से चेंजेस को पहले प्रायोरिटी देना है वो डिफाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स रहते हैं. मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का मतलब है अभी हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है इन वन कॉलेज. अब उसमें अकाउंट्स वाले जो है उनका काम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको फीस लेना है स्टूडेंट्स के पास से, उसका अपडेशन रखना है, सैलरी देना है प्रोफेसर्स को, उसका इंफॉर्मेशन रखना है. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई अगर स्टूडेंट को केटी है तो उन वो जब एग्जाम फीस भरेंगे उसका भी रिकॉर्ड रखना है. और दूसरे साइड पे प्रोफेसर्स को ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं, असाइनमेंट्स देने हैं, उनको स्टूडेंट के एग्जाम ऑनलाइन लेने हैं, तो उसके लिए भी जो डेवलपमेंट है वो भी काम का है. तो आप देखो कि अभी दोनों के जो काम है वो अपने अपने लेवल पे उनका प्रायोरिटी हाईएस्ट है. तो अब यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी डिसाइड करना कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और सबके जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन टाइम ख़त्म करने की ज़रूरत है. अब किस पे फोकस करेंगे हम लोग, अगेन दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मेंटेन सिंप्लिसिटी, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा वर्क, कॉन्ट्रैक्ट मे बी प्रॉब्लम एज विद अदर अप्रोचेस टू इटरेटिव डेवलपमेंट. अजाइल मेथड एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या बोला है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मोर ऑन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर देन दे डू ऑन न्यू सॉफ्टवेयर. बराबर है, मतलब पूरा नया सॉफ्टवेयर बनाने से बेटर है कि अभी का जो एग्जिस्टिंग आपके पास सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन करो और उसी के अंदर चेंजेस डाल दो, उसको और परफेक्ट बनाने का ट्राई करो. सो इसके लिए अजाइल मेथड जो है ये बेस्ट सक्सेसफुल मेथड है कि पूरा चीज़ नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रैच से एग्जिस्टिंग जो चीज़ है उसी के ऊपर नए डेवलपमेंट करो, उसमें से कुछ चीज़ काम के नहीं हो उसको हटा दो. सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ओरिजिनल डेवलपमेंट या जब हम लोग मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें दो की इश्यूज आते हैं. आर द सिस्टम दैट आर डेवलप्ड यूजिंग एन अजाइल अप्रोच मेंटेनेबल है क्या, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पुराना टेक्नोलॉजी से अगर हम लोगों ने चीज़ें बनाए हुए हैं जो सिर्फ डेस्कटॉप बेस्ड है, आज के टाइम पे हम लोगों को रिक्वायर्ड है जो क्लाउड या इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेसिबल हो पाए, तो वो टाइम पे मेंटेनेंस का सवाल ही नहीं आता है. हम लोग के पास जो प्रीवियस जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसका कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सपोज, या डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है जिसके बेस के ऊपर हम लोग उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते. बिकॉज आपको सबसे पहले उसमें एग्जिस्टिंग जो चीज़ें है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है
वो उसका डिटेलिंग होना चाहिए आपके पास। तो अगर वो प्रॉपर नहीं है तो देन अजाइल प्रोसेस वर्कआउट नहीं हो पाएगा। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, कस्टमर ने कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो सालों पहले 5-6 साल पहले कोई एक कंपनी से बना रहेगा, अब वो कंपनी के पास वापस उनको जाना नहीं है, या वो कंपनी बंद हो गया, या उनके जो बिजनेस अप्रोचेज है उसमें चेंजेस आ गए, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, सो अब मेंटेनेंस के लिए वो सपोज कोई दूसरे कंपनी के पास आए, तो जब वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि जो प्रोजेक्ट आपको मेंटेन करना है उसके कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, इनफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है क्या, कि जब अगर क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करे तो आप वो जो चेंजेस बता रहा है वो चेंजेस को इजीली इनकॉर्पोरेट कर पाए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा। देन उसके आगे क्या बोला है, कैन अजाइल मेथड बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर इवॉल्विंग द सिस्टम, है ना, ये सारे हम लोग के रहेंगे। प्रॉब्लम में आ रहा है इफ ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम कैन नॉट बी मेंटेन बाय द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मेंटेन बाय द ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम, कोई दूसरा करा रहा है, कोई दूसरा मेंटेन कर रहा है, सो वहां से प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा चालू हो रहा है। क्योंकि अगर कोई 6 महीना 8 महीना कोई एक सॉफ्टवेयर को अगर मैंने डेवलप किया है तो उसका इन एंड आउट हर एक चीज़ मुझे पता है, मुझे डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब वही प्रोजेक्ट को अगर मैं मेंटेन करता हूँ तो मेरे लिए वो सिंपल होगा कंपेयर टू मैंने डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर को कोई दूसरा मेंटेन कर रहा है, तो उसको सबसे पहले वो पूरा प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा खुद से, और अगर डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं है तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी आएगा। प्लान ड्रिवन एंड अजाइल प्रोसेस, सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्लान ड्रिवन। प्लान ड्रिवन में हम लोगों को यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइप क्या बोला है, अ प्लान ड्रिवन अप्रोच टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेस्ड अराउंड सेपरेट डेवलपमेंट स्टेजेस। प्लान ड्रिवन मतलब छोटा छोटा प्लानिंग किया और उसके बेस के ऊपर हम लोग छोटा छोटा पार्ट जो है वो हर एक स्टेज के ऊपर हम लोग कोई ना कोई एक प्लानिंग करेंगे और उसके बेस के ऊपर उसको डेवलप करते जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये छोटे छोटे पार्ट में हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं उसमें हमेशा हम लोग वाटरफॉल मॉडल ही अप्लाई करें, हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं कि ओके एक पार्ट बन गया, उसको एनालाइज किया, बराबर बना है तो चलो दूसरा पार्ट बना दो, वो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट अभी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो चलो तीसरा पार्ट बना दो, इसको इंक्रीमेंटल बोलते हैं। या फिर इटरेशन में भी हम लोग बना सकते हैं, मल्टीपल इटरेशन आपके प्रोजेक्ट के साइमल्टेनियस चलेंगे, एक साथ चलेंगे। और उसके आगे आता है अजाइल डेवलपमेंट, जहां पे आपको क्या बोला है, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग आर इंटरलिव्ड एंड आउटपुट फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोसेस आर डिसाइडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मतलब हम लोगों ने ये बोला है कि ओके चलो हम लोग अजाइल डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोगों का चेंजेस ये है कि हम लोग डिजाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो हम लोगों को कोई एनिमेशन कुछ चीज़ें या कुछ देना है उसके ऊपर हम लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर देखो यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा है, मतलब जब तक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट आपके कंफर्म नहीं होते कि यही वाला है, उसमें कोई अभी कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम लोग डिजाइनिंग के लिए देंगे। धीरे धीरे जैसे उसके ऊपर डिजाइनिंग होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसको डेवलप करते जाएंगे। अब वापस अगर डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो सेम चेंजेस के लिए हम लोग वापस किसको रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम को। वापस फिर वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करेंगे, कौन से रिक्वायरमेंट काम के हैं, कौन से काम के नहीं है, कौन से हम लोग के लिए सूटेबल है, विद इन दैट टाइम हो सकते हैं, ऐसे कुछ है। उसके ऊपर फोकस करने के बाद में वापस फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम लोग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट टीम को देंगे, वो वापस उसके ऊपर काम करेंगे। सो दिस साइकिल गोज ऑन। लेकिन अजाइल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये जो सेंटर में जो फिजिबिलिटी स्टडी, आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम लोग ये जो एक्स्ट्रा काम जो यहाँ पे हो रहा है एक स्टेज पे, जहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी ये वो जो भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो हम लोगों ने हटा दिया डायरेक्टली, और दो ही स्टेज रख दिए। कहाँ से, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से डिजाइन पे जाओ, डिजाइन से प्रॉब्लम है तो वापस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे आओ। दैट इज द अजाइल। मतलब हम लोग होगा उतना शॉर्टकट वे में करने की ट्राई कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ पीपल जो है उसको कम करने की ट्राई कर रहे हैं, सो दैट रिक्वायरमेंट पीपल कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डिजाइन एंड डेवलपर्स, एंड डिजाइन एंड डेवलपर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सो दैट इज द मेन बेनिफिट। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज दिस वन, टेक्निकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। क्या क्या होता है, बहुत सिंपल है। टेक्निकल इशू में क्या आएगा, अभी तक हम लोग सिर्फ वेबसाइट बना रहे थे, अब सडनली आप मोबाइल ऐप बोलोगे तो हम लोग के लिए वो इतना इजी नहीं होगा।
जो हम लोग के पास स्टाफ है वो सालों से कोई एक सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम कर रहा है, तो आप सडनली बोलेंगे कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ऐड करने वाले हैं सॉफ्टवेयर में, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐड करने वाले हैं, तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने का उनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है। आप बोल रहे हो कि अभी हम लोग के पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों को बनाना है जिसके ऊपर लेक्चर्स ये सब कुछ ऑनलाइन हो पाएगा, तो वो टाइम पे वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी या वॉइस कॉलिंग फैसिलिटी जो आजकल आपको गूगल मीट, MS टीम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो फंक्शंस आ रहे हैं वो डेवलप करने का स्किल्स हम लोग के पास नहीं है, बराबर है। या फिर ऑर्गेनाइजेशनल के कोई इशू आ रहा है कि अभी कंपनी जो है वो अलग अलग स्टेट या कंट्री में खुद को स्प्रेड कर रहा है, और वो जो कंट्री में खुद को स्प्रेड कर रहा है वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस है कंपेयर टू इंडिया। तो जब हम लोग अगर कुछ डेवलपमेंट करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको 2 पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। एक तो इंडिया लेवल पे जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है वो डेवलपमेंट होंगे, एंड दूसरा हम लोग US में जहाँ पे वो 5G पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने रोबोटिक्स टाइप के अगर कोई पॉइंट्स अगर ऐड किए तो उसके ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा। मतलब अलग अलग प्लेस पे जहाँ पे आपका कंपनी रन कर रहा है, आपका बिजनेस रन कर रहा है, तो वहाँ पे वापस प्लेस टू प्लेस आपके कोई फंक्शंस एक्स्ट्रा रहेंगे, कोई कम रहेंगे। अगेन दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, गेटिंग। सो ये हम लोगों के कोई ना कोई एक प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी डिटेल स्पेसिफिकेशन डिजाइंस बिफोर मूविंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स बाद में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। इंक्रीमेंटल डिलीवरी काम करेगा नहीं करेगा वो देख लो। आप जब कस्टमर के पास से रैपिड फीडबैक ले रहे हो और वो जो फीडबैक मिल रहा है वो रियलिस्टिक है, काम का है, इम्पोर्टेंट है, या क्लाइंट या कस्टमर जो है वो बोर होके या उसका काम कम करने के लिए वो सिर्फ आपको बोलने के लिए बोल रहा है कि हाँ दिस इज प्रॉपर। आपका सिस्टम कितना बड़ा बनेगा वो देखो, आपके पास उतना बड़ा टीम है क्या जो कंटिन्यूअसली वो प्रोजेक्ट के ऊपर जितने अपग्रेडेशन होंगे उसके ऊपर काम कर सके। देन कौन से टाइप का हम लोग सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना रहे हैं, आपको रियल टाइम सिस्टम बनाना है। रियल टाइम आजकल हम लोग जो भी बनाते हैं वो सारे रियल टाइम रहते हैं, और उसके साथ में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है उसमें। सो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसी से वो बन पाएगा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का कोई टेक्नोलॉजी का टेक्निक का हेल्प लेना पड़ेगा आपको। अब जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं वो लाइफ टाइम चलने वाला है या टेम्पररी है, उसके हिसाब से हम लोग मेहनत करेंगे। जैसे ये ऑनलाइन लेक्चर्स हम लोग के ऑनलाइन कॉलेज कंडक्ट हो रहा है, ये लाइफ टाइम नहीं चल रहा है, 6 महीना 8 महीना 1 साल, जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होता तब तक है। सो ये आपको देखना है कि लाइफ लॉन्ग चल रहा है कोई एक सिस्टम, उसके लिए आप डेवलप कर रहे हैं, या एक शॉर्ट टर्म के लिए उसके लिए डेवलप कर रहे हैं। अगर लाइफ लॉन्ग है या शॉर्ट टाइम है तो वो दोनों में टेक्नोलॉजिकली कौन सा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला, अजाइल मेथड्स आर रिलाइड ऑन गुड टूल्स टू कीप ट्रैक ऑफ द इवॉल्विंग डिजाइन, कहाँ कहाँ पे क्या चेंज है और उसको हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे। सो ऊपर जो भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़े ना वही सेम चीज़ अगर आप देखेंगे वही सेम थियरी वापस आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, सो ये आपका वो स्पेसिफिक पॉइंट्स आ गए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वी हैव इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। नाउ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ पे के ऊपर हम लोग कंटिन्यूअसली वर्कआउट करते जाएंगे और उसको और बेटर से बेटर बनाने की ट्राई करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों का एक नया कंसेप्ट पूरा चालू हो रहा है, तो ये मैं आज नहीं करा रहा हूँ, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। एनीवन एनी डाउट्स? जाग रहे हैं लोग? Yes. हाँ, एनीवन एनी Yes, sir. डाउट्स? बोलो, डाउट है किसी को कोई? No, sir. ओके, सो विल स्टॉप हियर।